अभी
हेलो। डीपीपी नंबर कौन सा है? 34। आंसर आगे कोई सवाल पूछना है? सेवनटीन पूछना चाहते हो? 13 पूछना चाहते हो? बाकी सबसे हो गए है ना? 13 पे जाऊं? तुम्हारा क्या कहना है? मास में रेडियस की भी तो पावर आती है, 4/3 पाई आर क्यूब। डेंसिटी वही रखनी है ना, तो आर की पावर 5 हो गया। ठीक है, अब 17।
हाँ, तुम बोलो क्या कहना चाहते हो। ओमेगा, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हुआ? क्या चीज है? हाँ हाँ, उसको, हाँ, मास को इग्नोर कर दें। उस उसका मास कहाँ बताया कि कम है? और वो भी हैवी हो तो ये थोड़ी बताया कि वो बहुत हल्का है ना? प्लास्टिक का भारी सामान तुमने देखा नहीं, यूं कहना चाह रहे हो? बनता है ना, प्लास्टिक के भारी भी तो बनते हैं। फिर तो बात क्लियर होगी तुम्हारी तो, और कोई दिक्कत नहीं। हो गए सारे सवाल? कोई समस्या नहीं है? ठीक है, तीसरे सवाल में प्रॉब्लम है। हाँ बोलो, क्या किया है, क्या हुआ? पहले तो हेक्सागन बनाना है, और किसके अबाउट पता करना है? सेंटर के अबाउट ही पता करना है। अच्छा, सेंटर के अबाउट पता करना है। और अब तुम क्या करना चाहते हो इन तीनों को? सेंटर से दूर पास ले जा रहे हो कहीं? इसको यहां नीचे ले आऊं, तो ये नीचे वाली तीन रह गई। ये नीचे वाली तीन रह गई, सबका डबल मास हो गया। फिर इसको फोल्ड कर दिया, उसको भी फोल्ड कर दिया, तो एक रह गई 6m मास वाली। अब इसका, ये बता दो कि ये डिस्टेंस कितना लिया। ये तो है L, 6L थी तो एक की लेंथ L हो गई। ये वाला एंगल 30, तो ये क्या आएगा फिर? हाँ, ये भी L ही होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा ना। तो √3L/2, तो 6m इंटू L², ml²/12, 6m √3L/2 का स्क्वायर। नहीं आ रहा इसे? आ रहा है? ठीक है, फिर कुल मिला के एक रॉड का निकाल के 6 से गुणा कर दिया, और करना क्या? ठीक है, बात निपट गई। डीबीपी और हो गए 35 नंबर का। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। और क्या करना था? कुछ नहीं, पढ़ाई करना था, पढ़ाई करता। अपने पिछले क्लास में हमने क्या सवाल किया था आखिरी? सोच के आने की बात थी। क्या सोचना था आपको?
ठीक है, ये ऐसा कुछ दिया था R1 R2। तो क्वेश्चन क्या दिया था, कुछ दिया था क्वेश्चन, क्या लिखा था? छोटे डिस्क जब एक चक्कर खा जाए सेंटर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो तो निकाल लिया था शायद, ये तो हो ही गया था। अच्छा, अब दूसरा सवाल पूछता हूं इस बार, सेकंड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हो चुका था, अब इसके ऊपर एक पॉइंट लेने जा रहे हैं। वो पॉइंट है ये पी पॉइंट। इस ऊपर वाले डिस्क का जो पॉइंट पी है ना, जब इसको घुमाएंगे प्योर रोलिंग करता तो फिर से जमीन को टच करेगा। तो जब ये जमीन को टच करेगा तो ये कितना घूम जाएगा? फाइंड एंगल रोटेटेड बाय डिस्क व्हेन P point again touches floor। P point पुनः सरफेस को छूता है तो डिस्क कितना घूम जाता है, बताओ। जब ये फिर से इस सरफेस को छुएगा तो ये डिस्क कितना घूम जाएगा? कितने एंगल से घूम जाती है डिस्क जब ये P पॉइंट एक डिस्क का पॉइंट है ये, और ये फिर से टच करता है, अभी तो टच कर ही रहा है। इसमें एक बात है, एज्यूम प्योर रोलिंग है ना, प्योर रोलिंग मान लेना। आ गया आंसर, लिख लो। आ गया आंसर। तो लगाए हिसाब, जिनका ये, अच्छा पूछ लेते ना,
आंसर तुम्हारा आ गया था, कितना है? 2 पाई किसका आंसर आया है? 2 पाई कहने वाले हैं बहुत सारे भोले भाले लोग। तुम्हारा भी 2 पाई है? और किसी का दूसरा आंसर आया क्या? 2 पाई R2/R1 बैठो। और 2 पाई R2 बाय +2। ठीक है, क्या सही है इनमें से बताओ? ज्यादा लोग तो ये बोल रहे हैं 2 पाई। क्या करेंगे, ज्यादा वाली बात कर दें? ज्यादातर लोग बोल रहे हैं वही मान लें? सच को माना जाए या वो माना जाए जो जमाना चाहे? देखो ऐसा करना है, एक तीर मैंने नीचे की तरफ दिखा दिया, ठीक है? अब मैं इसका एक चित्र दिखाता हूं आपको, उससे आपको अच्छा लगेगा। जब पी पॉइंट ने फिर से छुआ होगा सरफेस को, तो कुछ ऐसा हुआ होगा, मानते हो? जब पी पॉइंट ने उस सरफेस को छुआ होगा तो ऐसा चित्र हुआ होगा, ये है ना चित्र। अब ये लाल कलर का वेक्टर देखो, ये क्या 2 पाई घूमा है कि उससे ज्यादा घूम गया है? ज्यादा घूम गया है। अच्छा एक बात है देखो, इस हरे वेक्टर के घूमने के रेट को हम ओमेगा 1 बोलते हैं, और इस लाल वेक्टर के घूमने के रेट को हम ओमेगा 2 बोलते हैं। ऐसा बोल सकते हैं, दोनों अलग अलग वेक्टर हैं। हरा वेक्टर ओमेगा 1 से घूमता है और लाल वेक्टर ओमेगा 2 से घूमता है। हमें यह बताया गया कि प्योर रोलिंग हो रही है, तो V बराबर ओमेगा R प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है, बता रखा ना आपको। तो सेंटर का V कितना होगा? ओमेगा 1 × R1 + R2। ये हरे कलर का जो वेक्टर है उसका ओमेगा 1 है, सेंटर तक जाता है, तो सेंटर की वेलोसिटी ओमेगा 1 × R1 + R2, और उसके घूमने के रेट है ओमेगा 2। तो लोएस्ट पॉइंट का घूमने के हिसाब से ओमेगा 2 × R2, और चलने के हिसाब से इतना, और प्योर रोलिंग के हिसाब से 0। ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए ना प्योर रोलिंग के लिए, वो कर दिया। अब यहां से हमको पता लग गया कि θ1 × R1 + R2 = θ2 × R2। ऐसा हो गया। कौन सा वेक्टर कितना घूमेगा, इनमें रिश्ता क्या होगा? रिश्तेदारी हमने ढूंढ ली, ठीक है। अब ये सवाल भी करना है, ये तो रिश्तेदारी तो ढूंढ ली, सवाल में क्या करना है अब ये देखेंगे हम। कोई तो है जो 2 पाई हो गया है ना, एक चक्कर हुआ है ना। 2 पाई क्या चीज हुई, क्या चीज है ये?
जो 2 पाई हो गई। ये जो हरा वेक्टर है ना, इसके रेस्पेक्ट में लाल वेक्टर 2 पाई से घूम गए। हरे के रेस्पेक्ट में 2 पाई हो गया ना, क्योंकि वो हरे वेक्टर के पहले ऐसे था, अभी भी वैसे ही है। तो ग्रीन वेक्टर के रेस्पेक्ट में 2 पाई हो गया है। इसका मतलब θ2 माइनस θ1 इज 2 पाई। θ2 माइनस θ1 इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक बात है ना। ग्रीन वेक्टर के रेस्पेक्ट में रेड वेक्टर 2 पाई घूम गए। तो ग्रीन वेक्टर घूमता है θ1 और रेड वेक्टर घूमता है θ2। θ2 माइनस θ1 इज इक्वल टू 2 पाई। तो θ2 चाहिए हमें, वो तो θ1 प्लस 2 पाई हो जाएगा। तो अब आप कैसे निकालेंगे? थीटा θ2 चाहिए ना अपन को, तो θ1 हटा देंगे यहाँ से, इस जगह रख देंगे। θ1 की जगह पर रख देंगे θ2 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस 2 पाई। इसको इधर ले आएंगे, θ2 कॉमन, 1 माइनस R2 अपॉन R1 प्लस R2। आ गया ना। तो θ2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 2 पाई। θ2 इज इक्वल टू 2 पाई R1 प्लस R2 अपॉन R1। तो θ2 की वैल्यू क्या आ गई? 2 पाई प्लस 2 पाई R2 बाई R1। ठीक है, ठीक है कि नहीं? ये बात एकदम जम रही ना। एकदम क्लियर होगी। दूसरे तरह से समझाता हूँ, कुछ भोले लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा ये क्या हो रहा है ना। दूसरे नजरिए से देखो आप। अगले पेज पे दिखाता हूं। ये तो हो गया बात क्लियर, इसका आंसर आ गया भाई, ये हो गया। एक और तरीके से बताते हैं, इसमें कुछ संदेह है, पूछो इसमें जो संदेह। इसे सेकंड कौन सा है इनमें से? ये वाला, ये वाला। ओके, ये कैसे है? ये ऐसा है कि ये जो पॉइंट है ना, इसकी वेलोसिटी v है और इसका ओमेगा 2 है। तो ये जो नीचे वाला पॉइंट है उसका रोटेशन के हिसाब से ओमेगा 2 R2 और ट्रांसलेशन के हिसाब से v प्योर रूलिंग है। तो v बराबर ओमेगा 2 R2 और v इस हरे वेक्टर का हेड, और ये हरा वेक्टर ओमेगा 1 से घूम रहा है और उसकी लंबाई R1 प्लस R2 है। तो ओमेगा 1 इंटू R1 प्लस R2, v की वैल्यू हो गई इज इक्वल टू ओमेगा 2 R2। बात एकदम क्लियर है, ठीक है? समझ गए? एक दूसरे तरह से समझाता हूं, ऐसे समझो। देखो ऐसा है कि अगर ये जो ऑब्जेक्ट है
इसका वेक्टर ऐसा था और ये घूम करके यहां आया, ऐसा होता तो हम कहते कि घूमा था 2 पाई। ये वेक्टर ऐसे था ना, ऐसे घूम करके यूं आता तो कहते कि घूम गया है 2 पाई। परंतु जिस पर ये घूम रहा था वो सरफेस ही घूम रहा था, जिस पर वो घूम रहा था वो सरफेस भी घूम रहा था। घूमती हुई सरफेस पर घूमा हमने, घूमती हुई धरती पर घूमे हम। तो कुछ ज्यादा घूम गए। कितना ज्यादा घूम गए? जितनी धरती धरती ज्यादा घूम गई उतना ही ज्यादा घूम गए। ये थीटा 1 हो गया, तो ये थीटा 1 हो गया। तो 2 पाई तो पहले हो गया था, तो थीटा 2 की वैल्यू हो गई 2 पाई प्लस थीटा 1। क्या मानते हो बात? ये हुआ ना सही बात? यूं करके ऐसे गया तो एक राउंड, और हमने इसको पूरे को यूं घुमा दिया, सरफेस घूम गई थी ना, इसलिए ये एक्स्ट्रा घूम गया। अच्छा देखो, इसका जो पेरीमीटर है ना 2 पाई R2 है, तो ये यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है वो 2 पाई R2 होगा कि नहीं होगा? अगर इस पर अपन एक धागा लपेट दें ऐसे, तो उसकी लेंथ होगी 2 पाई R2, और जब इसको पूरा राउंड काट करके यहां पहुंचेगा तो पूरा धागा खुल जाएगा। तो ये जो थीटा 1 है उसकी वैल्यू क्या होगी? 2 पाई R2 डिवाइडेड बाय R1। तो थीटा 2 इज इक्वल टू 2 पाई R2 बाय R1। ठीक है कि नहीं? ऐसे भी सोच सकते हैं हम। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो फर्क पड़ता है कि हम सीधी सरफेस पे घूम रहे हैं कि घूमती हुई सरफेस पे घूम रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। बात यहां तक क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट बात की तरफ करते हैं। धरती और चंद्रमा। चंद्रमा, धरती और चंद्रमा, है ना? इसके बारे में क्या जानते हैं हम? देखिए जरा, ये है धरती और ये है चंद्रमा। ऐसा हमको कहते हैं कि चंद्रमा का एक हिस्सा ही हमेशा धरती के सामने रहता है, एक दूसरा हिस्सा कभी भी धरती के सामने नहीं आता है, ऐसा हमको कहा गया है। तो ये धरती से चंद्रमा का सेंटर का पोजीशन वेक्टर है। और ये वाला पोजीशन वेक्टर ऐसा है। ठीक है, तो चंद्रमा के बारे में एक फैक्ट है हमारे सामने
कि जो चंद्रमा का उस तरफ का हिस्सा है वो हमेशा उसी तरफ रहता है। चंद्रमा ऐसे सामने रहता है हमेशा, कि वो दूसरी साइड कभी दिखता ही नहीं। तो अब ये मुझे बताओ कि जब ये रेड कलर का वेक्टर थीटा एंगल से घूमेगा तो एक ग्रीन कलर का वेक्टर कितने एंगल से घूमेगा? जब ये रेड कलर का वेक्टर थीटा एंगल से घूमेगा, ये ग्रीन कलर का वेक्टर दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये देखो, अभी दिख रहा है कुछ? जब ये रेड कलर का वेक्टर थीटा एंगल से घूमेगा तो ये ग्रीन कलर का वेक्टर कितने एंगल से घूमेगा? बताओ भाई। चंद्रमा के बारे में एक बात जो जानते हैं उसके आधार पर। अगर रेड कलर का वेक्टर थीटा से घूमेगा तो ग्रीन कलर का वेक्टर कितने से घूमेगा? क्या बताया आपने? क्योंकि उस हिस्से को हमेशा पीछे ही रहना है, तो इसका मतलब दोनों थीटा से घूमेंगे। ये बात हम कह सकते हैं। थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 1। ठीक है। जब ये चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर खाएगा तो ये ग्रीन कलर का वेक्टर कितने एंगल से घूम जाएगा? 2 पाई। दोनों बराबर है ना? एक चक्कर बोले तो 2 पाई होता है, तो इसने 2 पाई खाया तो वो भी 2 पाई खाएगा। अब जैसे मान लो कि ये जैसे कैमरा है ना, और मैं हमेशा इस कैमरा के चक्कर काटता हूं पर अपना फेस हमेशा कैमरे की तरफ रखूंगा। तो अभी जैसे मैं इस पोजीशन में हूं, यहां पर हूं, थोड़ा पास में आया, यहां पर हूं, है ना? तो अब मैं हमेशा फेस मुझे इस तरफ रखना है। तो जब मैं उस जगह जाऊंगा ना, अभी मेरा फेस उस दीवार की तरफ, तो मैं जब यहां पहुंच जाऊंगा ऐसे फेस रखता हुआ, तो फिर मेरा इधर हो जाएगा। फिर इधर आ जाऊंगा तो फिर इस तरफ रहेगा। तो मैं खुद के अबाउट में एक चक्कर काट रहा हूं ना। तो चंद्रमा जब पृथ्वी का चक्कर खाता है, खुद के अबाउट भी एक चक्कर खाता है, ऐसा हमको पता लग गया। ये बात क्लियर हो गई? ओके। अगर चंद्रमा चक्कर नहीं खाता, सपोज करो कि चंद्रमा चक्कर नहीं खाता, तो फिर क्या होता? चक्कर नहीं खाता तो उसका तरीका क्या था कि मेरा फेस हमेशा उधर है, तो फिर मैं ऐसे चक्कर काटता, ऐसे, यूं यूं। तो फिर जो इस साइड से तो फिर बैक व्यू आ जाता ना, जो उधर बैठा हो तो उसको बैक व्यू दिख जाता। तो इसका मतलब मुझे खुद ऐसे घूमना पड़ेगा हर समय सामने रहने के लिए। चंद्रमा को खुद की एक्सिस के अबाउट एक चक्कर काटना पड़ता है। तो चंद्रमा अपने एक्सिस के अबाउट
एक चक्कर काटता है जब वो पृथ्वी का एक चक्कर काटता है। बताओ पृथ्वी का एक चक्कर कितने टाइम में काटता है? लगभग 28 दिन, है ना? तो खुद की एक्सिस के अबाउट चंद्रमा एक चक्कर काटेगा 28 दिन में लगभग। ऐसे घूमता है चंद्रमा, है ना? चलो ठीक है, ये बात हो गई धरती और चंद्रमा के बारे में। एक और बात बताते हैं, अगले पेज पे जाते हैं। धरती और सूरज। धरती और सूरज के मामले में सूरज सेंटर पे ले लीजिए और ये धरती ले लेते हैं हम। तो ये धरती का सेंटर का वेक्टर हो गया 1 और धरती का खुद का एक वेक्टर हो गया ये वाला। तो धरती अपने एक्सिस के अबाउट भी घूमती है और सूरज के अबाउट भी घूमती है। दो तरह के रोटेशन है, ऐसे मान लिए। तो जब एक दिन होगा तो कौन सा वेक्टर 2 पाई एंगल घूमेगा? हाँ, एक दिन होगा तो कुछ तो 2 पाई होगा। एक दिन में 2 पाई क्या होता है? ग्रीन वाला 2 पाई घूम जाता है, तो एक दिन पूरा हो जाता है। जब एक दिन होगा तो कैसा होगा? उस दिन ग्रीन वेक्टर इसके पैरेलल होगा कि इसके पैरेलल होगा? जब एक दिन पूरा होगा तो ग्रीन वेक्टर हॉरिजॉन्टल ऐसा होगा या इसके पैरेलल होगा? इसके पैरेलल होगा तो इसको लगेगा कि जैसे दोपहर के 12 बजे, तो फिर से दोपहर के 12 बजे सर के ऊपर सूरज आ गया ना, जो यहाँ रहता है उसके लिए फिक्स सर के ऊपर सूरज आ जाएगा, ऐसा होगा। तो ये जो घूम रहा है ये तो 2 पाई से भी ज्यादा घूम गया। कितना ज्यादा घूम गया? जितनी धरती ज्यादा घूम गई। तो धरती तो 2 पाई एंगल 365 दिन में घूमती है, तो इसने कितना एंगल घूम लिया? θ2। 2 पाई प्लस 2 पाई अपॉन 365, क्योंकि 365 दिन में वो भी 2 पाई करेगा, तो एक दिन में कितना घूमा? 2 पाई अपॉन 365 इंटू एक दिन, इतना घूम जाता है। तो 365 दिन में धरती कितना एंगल घूम जाती है? कितने चक्कर काट लेती है? 366। एक चक्कर वो भी जुड़ जाएगा और एक वो है ही 365, तो 366 चक्कर हो जाएंगे। रोज थोड़ा थोड़ा आगे 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 ऐसा होता जाएगा ना, ऐसे करके। ठीक है, तो अभी आप
पता करना, एक दिन किसे कहते हैं? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ वन डे? है ना? एक दिन किसे कहते हैं? हाउ टू मेजर वन डे? हम एक दिन हो गया इसका पता कैसे करते हैं? सूरज की रोशनी फिर से सर के ऊपर आ जाए तो मान लेंगे कि एक दिन हो गया। आज सर के ऊपर से स्टार्ट किया, फिर घूम करके वापस सर के ऊपर आया, बोले अब पूरा हो गया एक दिन। या एक डंडी रखेंगे, उसकी छाया जीरो पे आ जाए, परछाई, फिर वापस वैसे आएगा, ऐसे मानोगे? दुनिया कैसे मानती पता कर लेना, है ना? एक दिन किसे कहते हैं? हमने तो बता दिया कि क्या मतलब हो रहा है ना? तो धरती के मामले में थोड़ा सा फर्क है चंद्रमा से, क्योंकि धरती अपने एक्सेस के अबाउट भी घूमती है। ये बात हो गई, इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हाँ बोलो। है? हाँ, उसमें और तीन तीन वेक्टर आ जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना? इतना ही बहुत है अभी। इसी में बहुत सारे बच्चे उलझे बैठे होंगे, दो एक दिन लगाएंगे समझने में। ये लो सवाल। प्योर रोलिंग का अपन ने कोई सवाल किया था क्या? एक और सवाल करते हैं। यहां से थीटा एंगल पर एक पॉइंट है पी, ये इसकी वेलोसिटी v दे रखी है और इसका रेडियस r। ऐसे घूमता हुआ जा रहा है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, एज्यूम प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग मानते हुए P पॉइंट का वेलोसिटी बताओ। निकाल लिया ना? बहुत ही आसान सा सवाल है ये।
देखो इसका जवाब, हम ये जानते हैं कि अगर इसको घूमता हुआ मानेंगे तो इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी ओमेगा आर, और ट्रांसलेशन वाइज इसका v, और प्योर रोलिंग है इसलिए v बराबर ओमेगा आर, ऐसा है। अब ये वाला एंगल हमको थीटा दिया हुआ है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया और ये 90 हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P जो है उसके दो कंपोनेंट लिख सकते हैं हम, एक तो v माइनस v cos थीटा आई के, और v sin थीटा जे के। v माइनस v cos थीटा आई के और v sin थीटा जे के, ये इसका वेलोसिटी हो गया। अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, v बाहर आ गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 2 माइनस 2 कॉस थीटा, 2v साइन थीटा बाई 2। ये जो पॉइंट P है उसका वेलोसिटी जो है, अपन ने पिछली क्लास में वेलोसिटी एक्सेलरेशन वगैरह सब पूछे थे ना, ओमेगा स्क्वायर आर अल्फा आर, ये हो चुका है ना, ठीक बात है। तो हमको पता लग गया कि P पॉइंट की स्पीड जो है 2v साइन थीटा बाई 2 होता है। थीटा का वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, और 90 रखेंगे तो √2v। जब यहां पर होगा तो इसका वेलोसिटी v इधर और v ऊपर, तो √2v। थीटा की वैल्यू 180 रखेंगे, 2v, यानी हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 2v होती है, और इधर वाले पॉइंट की वेलोसिटी √2v होती है, और इधर वाले पॉइंट की वेलोसिटी √2v इधर होती है, और लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0 होती है जब प्योर रोलिंग करता है व्हील। तो ऐसा कुछ वेलोसिटी होता है, फॉर्मूले से भी आ रहा है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। ये बात हो गई, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो गया नोट। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका रेडियस आर, ये व्हील ही मान लीजिए, जो भी ऑब्जेक्ट है इसको डिस्क मान लीजिए, व्हील मान लीजिए। ये इसका पॉइंट P है। जब तक ये P पॉइंट ऐसे घूम के वापस इसको टच करेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पॉइंट ऑन circumference of wheel when wheel completes one round without sliding। जब ये एक चक्कर पूरा खा जाएगा तो ये P पॉइंट कितना डिस्टेंस चलेगा, ये हिसाब लगाना है।
आगे आंसर। ये जैसे मान लीजिए ये पेन है हमारे पास, इसको व्हील का वर्टिकल डायमीटर मान लो। ये पेन जो है इस व्हील का वर्टिकल डायमीटर है, ये वो लोएस्ट पॉइंट हो गया पी। अब इसको जब एक राउंड काटना है तो ये लोएस्ट पॉइंट कैसे चलेगा, देखो ऐसे, यहां से इस तरह से पॉइंट था शुरू में नीचे, जब ये व्हील पीछे था, फिर ये व्हील जब आगे बढ़ेगा तो यूं ऐसे आ जाएगा। तो ये है पी पॉइंट का पाथ, ऐसे चलेगा। तो जब व्हील ऐसे आगे बढ़ता है तो उसका कोई भी एक पॉइंट ऐसे चलता है, किसी भी एक पॉइंट का पाथ कैसे रहता है, ऐसा रहता है। सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट का पाथ कैसा होगा, ऐसा होगा। वो बार बार जमीन को छुएगा, 2r तक ऊपर जाएगा, ये 2r तक जाता है। अच्छा, जब ये छूता है जमीन को, इस समय इसका v 0 होता है। जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर होता है तो 2v होता है, और फिर जमीन को छूता है तो फिर 0 होता है, फिर हाईएस्ट पॉइंट को छूता है तो 2v होता है। जमीन को छू के ऐसे आगे बढ़ता रहता है। तो कोई भी एक पॉइंट ऐसे पाथ पे आगे बढ़ता है। ये जो पाथ दिखाया गया है इसका नाम है साइक्लॉइड। ये कोई एलिप्स नहीं है, साइक्लॉइड कोई और ही बात है, जिसका नाम साइक्लॉइड। जब ये एक चक्कर पूरा खाएगा तब 2πr आगे जाएगा, 2πr आगे जाएगा, 2r तो ऊंचा जाएगा। पर इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये है सवाल। निकाल लिया। वो जो पाथ है इसकी लंबाई कितनी है, वही डिस्टेंस है। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है ना, वो होता है स्पीड इनटू टाइम, इंटीग्रल वी डी टी। और v की वैल्यू हम जानते हैं, 2v साइन थीटा बाई 2 इंटू डी टी। v बराबर ओमेगा आर, 2 ओमेगा आर साइन थीटा बाई 2 डी टी। तो 2r साइन थीटा बाई 2 डी थीटा, 0 से 2π।
2r माइनस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1/2 0 से 2 पाई इंटीग्रेट कर देंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का वैल्यू आ जाएगा 8r। 8r डिस्टेंस ट्रेवल किया। लिमिट लगाना तो जानते होंगे, जीरो वाली लिमिट भी लगाना भी, कॉस जीरो जीरो नहीं होता है, कुछ लोग भूल जाते हैं। जीरो का क्या लगाना, जीरो से जीरो हो जाएगा। तो एक सर्कमफ्रेंस का पॉइंट साइक्लोइड पाथ पे चलता हुआ 8r डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अगर आप मुझसे पूछो कि किसी भी टाइम टी पर अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो अपन इसका कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम किसी भी टाइम टी पर क्या होगा, ये यहां से वहां तक वीटी आगे चला गया होगा, तो इसका पोजीशन वेक्टर लिखें, अगर पोजीशन वेक्टर लिखें अगर, तो एक्स कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूं मैं, तो वो तो आ जाएगा वीटी आगे हो गया सेंटर माइनस आर साइन थीटा, माइनस आर साइन थीटा को ओमेगा टी को वी बाय आर इंटू टी आई के, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा r माइनस आर कॉस थीटा, कॉस v बाय आर इंटू टी जे के। ये आ गई इसकी पोजीशन। अगर हमने ये माना कि यहां पर है ओरिजिन, इस जगह अपन ने फिक्स कर दिया ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट पर, फिर ये आगे बढ़ गया, तो अपना ओरिजिन यहां पर है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, इस तरफ है एक्स एक्सिस। ऐसा किसी टाइम टी पर हम इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी बता सकते हैं, ठीक है। ये सवाल हो गया, और दूसरा सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर वेक्टर ऐसे लिखा, वीटी गया सेंटर आगे, सेंटर वीटी आगे गया, ये पॉइंट उससे आर साइन थीटा पीछे था सेंटर से, क्योंकि ये आर है ना, तो ये आर साइन थीटा पीछे हो गया यहां से, सेंटर से पी पॉइंट आर साइन थीटा पीछे था, तो वीटी माइनस आर साइन थीटा आई के, और ऊपर आर माइनस आर कॉस थीटा ऊपर था, आर माइनस आर कॉस थीटा जे के। बोलो क्या कर रहे हो, जाना है जाइए। अब इसमें अगले सवाल करें, मतलब कुछ कहना चाहते हो कहो। और ओमेगा डी को डी थीटा लिख दिया, है ना, ओमेगा डी को डी थीटा लिख सकते हैं ना, वही किया है बस, और 2r को बाहर लिए, हो गया ना बात क्लियर। आगे बढ़ू, लो अगला सवाल लो, ये है
इसमें अपन को ऐसा दिया है, धागा इस पर लिपटा हुआ है और इसको ये कोई खींच रहा है। इस पे धागा लपेट रखा है, ये चरखी की तरह है, वो जो पतंग वाली ना, ऐसे बीच में धागा लिपटा रहता है, साइड में थोड़ा बड़ा रहता है। अंग्रेजी में स्पूल कहते हैं, रील, स्पूल, बॉबिन, ऐसे करके कुछ नाम दे रखे। सीधी भाषा में अपन तो चरखी कहते थे। ये जो पॉइंट है सेंटर हो गया, इसका रेडियस R1 और इसका रेडियस R2। एज्यूम प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग मानना है भाई। सवाल क्या है? फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग collected by man when one round completes। जब इसका एक चक्कर पूरा हो जाएगा तो आदमी के हाथों में कितना धागा जमा हो जाएगा। धागा लिपटा हुआ है चरखी पर कुछ इस तरह, दिखा रखा है चित्र में जिस तरह। ऐसे चरखी को अपन जमीन पर रख के ऐसे खींचेंगे, तो जब चरखी एक चक्कर खा जाएगी तो हमारे हाथ में कितना धागा आ जाएगा। हम्म। क्या कुछ हुआ क्या?
आया कि नहीं आया आंसर कुछ? चलो अब मिलाते हैं। कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? घबराहट हो रहा है? कुछ आ नहीं रहा है? नहीं है? कुछ समस्या हो रहा है? देखिए कि कैसे समस्या को हल करते हैं। माना कि इसके सेंटर की वेलोसिटी v है। जब कुछ नहीं जानते तो कुछ मान लेते हैं, भगवान का नाम ले लेते है ना, भगवान को मान लेते। हम तो यहाँ v मान लेते। ठीक है, ये इधर जा रहा था तो v से जा रहा था। इसका कुछ ओमेगा भी होगा। कहाँ है कि प्योर रोलिंग है, तो v बराबर ओमेगा r2 होगा। ये तो पक्का है। हमने v माना, ओमेगा माना, और क्योंकि प्योर रोलिंग दिया था इसलिए v बराबर ओमेगा r2 होगा। अब और बात करते हैं अगली। ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट की वेलोसिटी v प्लस ओमेगा r1 होगी। घूमने की वजह से ओमेगा r1 और चलने की वजह से v। ये जो अपना धागा है जो कि इसने इसको छू रखा है, उसकी वेलोसिटी भी v प्लस ओमेगा r1 ही होगी, क्योंकि धागा तो खुल रहा था, नहीं फिसल रहा था। दोनों का भी तो बराबर होगा। तो जो आदमी के हाथ में आने वाली वेलोसिटी है वो भी यही होगी। तो आदमी के जो लेंथ के कलेक्ट करने की रेट है वो v प्लस ओमेगा r1 होगी, और v तो ओमेगा r2 है, तो ओमेगा r2 प्लस ओमेगा r1 होगा इंटू डी टी। अब ओमेगा डी टी तो डी थीटा होता है, r2 इंटू डी थीटा, r1 इंटू डी थीटा। एक चक्कर में थीटा तो 2 पाई होता है, तो टोटल लेंथ कलेक्टेड 2 पाई r1 प्लस r2। Length of string collected by the man is 2 पाई r1 plus r2। कैसा लगा? ऐसे ही आ रहा था कि आप लोगों को नहीं आ रहा होगा? इसमें कुछ पूछना है पूछो। टेंशन लेना चाहते हो? क्यों ले रहे हो टेंशन? टेंशन लेने की क्यों इच्छा पैदा हुई?
सच्ची बात, आगे बोलो, आगे बोलो। लगाने से क्या मिलेगा ये बताओ। वो हमारी इक्वेशन में चाहिए नहीं, हमने तो किसी इंस्टेंट का भी माना है। उस इंस्टेंट पे ओमेगा आर होगा और ओमेगा डी थीटा हो गया। इसमें होगा तो इंटीग्रेट किया ना हमने, तो कांस्टेंट मान के तो सॉल्व किए नहीं। कांस्टेंट मानते तो v इंटू टी लिख देते सीधे ही, नहीं माना ना हमने। अगर बदल भी रहा होगा तो हम तो इंटीग्रेट करके लाए ना, हमारी इक्वेशन में कहीं भी उसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही। टेंशन मानोगे तो फ्रिक्शन भी मानना पड़ेगा, फिर आगे कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन मानना होगा, सब सॉल्व करने लग जाएंगे उधर। वो तो पूछा भी नहीं हमें कुछ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो दिया भी नहीं, मास भी दिया नहीं। ठीक है, अब देखो इसको है ना ऐसे समझते कि आया कैसे ये, है ना, सीधे सीधे कैसे समझे। सीधे सीधे ऐसे समझे कि अगर ये चरखी वहीं की वहीं घूमती तो उससे धागा खुल जाता है 2 पाई r2 r1 2 पाई r1। अगर ये चरखी वहीं की वहीं घूमती ऐसे एक चक्कर तो उसमें से धागा निकल जाता है 2 पाई r1। अब दूसरा केस, अगर ये चरखी घूमती नहीं, चलती उतना जितना कि एक राउंड काटने से चलती, वो है 2 पाई r2, तो उसके हाथ के आगे धागा ढीला हो जाता है 2 पाई r2। तो आगे बढ़ने से मिला उसे धागा 2 पाई r2 और घूमने से धागा खुला 2 पाई r1, दोनों उसने जमा कर लिया। 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2, ऐसे दो दो हिस्से हैं इसके अंदर। इस अगर आपसे कोई पूछे कि इस चरखी में से कितना धागा निकल गया है तो उसका आंसर है 2 पाई r1। फिर उसने 2 पाई r1 प्लस r2 कैसे इकट्ठा कर लिया, जब चरखी से 2 पाई r1 ही निकला है, कैसे इकट्ठा कर लिया, क्योंकि चरखी तो उसके पास आ गई ना, तो ये चरखी उसके पास चल करके आ गई 2 पाई r2, तो ये जो धागा था ये भी जमा हो गया और इसमें से खुल के जो निकल के आया था वो भी जमा हो गया। तो ओवरऑल दो दो धागे इसको मिल रहे हैं। घूमने की वजह से जो धागा खुल रहा है और चलने की वजह से जो आगे से धागा ढीला हो रहा है वो इकट्ठा कर रहे हैं, है ना, ऐसा हम कह सकते हैं। ये सवाल भी हो गया, इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए काइनेटिक एनर्जी इन CTRM, कंबाइंड ट्रांसलेशन और रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी कभी लिखनी पड़ जाए तो कैसे लिखेंगे। तो हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू CM प्लस हाफ m VCM का स्क्वायर, VCM विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास चैप्टर में पढ़ा था। तो अगर कोई बॉडी का CM रखता है वेलोसिटी VCM और ये घूमता है ओमेगा से, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हम ये जानना चाहते हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू CM देखोगे तो CM के रेस्पेक्ट में तो फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन दिखाई देगा, तो इस वाली टर्म को हाफ ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे और हाफ m VCM विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का स्क्वायर लिख देंगे। बन गया फार्मूला, आ गया फार्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो कभी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो CM के रेस्पेक्ट में तो रोटेशन और CM का ले लो ट्रांसलेशन, हाफ ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर, CM के अबाउट तो रोटेशन और CM का ले लिया ट्रांसलेशन,
लोग इसको कहते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और लोग इसको कहते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पहिए को घुमाने से जो आई है वो रोटेशनल है, पहिए को भगाने से जो आई वो ट्रांसलेशन है। आपकी मर्जी, आप कैसे देंगे। है तो दोनों ही काइनेटिक एनर्जी, एक जो सिर्फ घूमने में रह गई, एक आदमी अपने अपने जगह तेज तेज घूमने लग जाए जो बहुत काइनेटिक एनर्जी है, और एक भागने लग जाए, दोनों बराबर हो सकती है ना, पर दोनों अलग अलग तरह की है। इन दोनों को ऐड करके टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, याद रखेंगे इसको हम। अब इसका स्पेशल केस ले लेते हैं। केस प्योर रोलिंग ऑन फिक्स्ड सरफेस, दूसरा यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है और प्योर रोलिंग है तो इसी फॉर्मूले को थोड़ा और सिंपल भी कर सकते हैं। देखें कि कैसे। ऐसे हाफ आईसीएम को अपन लिख सकते हैं एम के स्क्वायर, और ओमेगा को लिख सकते हैं अपन वी बाय आर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ये दोनों लिख दिया इधर, तो इसमें से हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या होता है, बीटा होता है। तो बीटा टाइम्स हाफ एम वी स्क्वायर, दो दो टर्म लिखने में जोर आता हो तो बीटा टाइम्स हाफ एम वी स्क्वायर, एक सिंगल टर्म लिख दो, प्योर रोलिंग में लिख सकते हो। ये फॉर्मूला हमेशा लागू नहीं होता है, शर्त बता रखी है, पर अब बहुत सारे सवालों में प्योर रोलिंग होता है। ऐसा लगेगा कि हमेशा लग रहा है, इतनी बार लगा देंगे कि धोखा हो जाएगा कि ये असली है कि ये असली है ना। प्योर रोलिंग बहुत सवाल में दे रखा है, ओरिजिनल फार्मूला कम इस्तेमाल होकर ये वाला ज्यादा लगेगा, पर ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है ना। ये कंडीशनल है। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसी फार्मूले को ऐसा लिख सकते हैं हम, हाफ आईसीएम इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वीसीएम को लिख सकते हैं ओमेगा आर का स्क्वायर। तो हाफ आईसीएम प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ आई कॉन्टेक्ट इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसी केस का ही है ये लिख लो, या फिर ये लिख लो, बीटा टाइम्स हाफ एम वी स्क्वायर। आईसी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट कांटेक्ट पॉइंट। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो
इस वाले पॉइंट के अबाउट, इसको ओमेगा से मान के कांटेक्ट पॉइंट, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट आएगा ना उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देंगे, हाफ आई कांटेक्ट इनटू ओमेगा स्क्वायर, ऐसा लिख लो, या बीटा टाइम्स हाफ एम वी स्क्वायर लिख लो, नहीं तो जोड़ों को जोड़ जोड़ के लिख लो, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूले की जानकारी हो गई। हर क्वांटिटी को तोड़ रखा है, एक प्योर ट्रांसलेशन और एक प्योर रोटेशन। काइनेटिक एनर्जी को भी तोड़ रखा है, प्योर रोटेशन प्योर ट्रांसलेशन। अब हम अगले पेज पे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी की जानकारी हो गई। बढ़े हम। वर्क इन CTRM, CTRM में वर्क, ये CTRM क्या होता है? कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। बोले लोग भूल जाते हैं CTRM क्या चल रहा है ना। तो इसमें क्या फॉर्मूला होता है वर्क का? देखो, अब कोई बॉडी है, ये इसका CM है और ये उसका RCM है, ये कोई पॉइंट P है और ये हो गया RPCM, और इस पर फोर्स लग रहा है F और इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है DP विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो कोई ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है और घूम भी रहा है और उसके किसी P पॉइंट पर कोई फोर्स लग रहा है और उसका कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F डॉट डिस्प्लेसमेंट ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखना है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब इस डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसा लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू CM प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ CM विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे तोड़ा जा सकता है। जब ऐसा तोड़ सकते हैं तो आगे देखो क्या कर सकते हैं हम। ऐसे अलग अलग कर लेंगे, F डॉट डिस्प्लेसमेंट ऑफ CM विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू CM जो है ना, P पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट CM के रेस्पेक्ट में जो है वो रोटेशन के हिसाब से हो जाएगा, क्योंकि P साइड CM के रेस्पेक्ट में तो रोटेट कर रहा है, तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट को अपन V बराबर ओमेगा R वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। तो ये जो फॉर्मूला होता है d थीटा क्रॉस P विथ रेस्पेक्ट टू CM प्लस F डॉट डिस्प्लेसमेंट ऑफ CM, ऐसा हो गया। फिर ये जो प्रोडक्ट है ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, फिर इसमें इसको इधर उधर कर लेंगे, RP विथ रेस्पेक्ट टू CM क्रॉस F डॉट d थीटा प्लस F डॉट ऐसा हो गया। अब ये तो टॉर्क होता है, तो ये हो गया टॉर्क अबाउट CM, टॉर्क अबाउट CM डॉट d थीटा प्लस फोर्स
डॉट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सीएम, ऐसा आ गया। सीएम के अबाउट रोटेशन देखो, सीएम का ट्रांसलेशन देखो। इस तरह से वर्क का फॉर्मूला दो हिस्सों में टूट गया। ये जो हिस्सा आगे दिख रहा है ये कहलाता है रोटेशनल वर्क, और ये वाला हिस्सा कहलाता है ट्रांसलेशनल वर्क। जो रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी को बदलता है वो रोटेशनल वर्क, जो ट्रांसलेशन की काइनेटिक एनर्जी को बदलता है वो ट्रांसलेशनल वर्क। हर फोर्स के दो इफेक्ट होते हैं, एक ट्रांसलेशन और एक रोटेशन, तो उसके वर्क भी दो हो गए, एक रोटेशन वाला वर्क, एक ट्रांसलेशन वाला वर्क। तो ये दो हिस्सों में हमने इसको तोड़ दिया। पावर निकालना चाहते हो तो पावर होता है dw/dt, तो ये आ जाएगा टॉर्क अबाउट cm डॉट ओमेगा प्लस F.VCM। ट्रांसलेशन का वर्क निकालते वक्त पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट नहीं देखते, सीएम का डिस्प्लेसमेंट देखते। और रोटेशन का वर्क निकालते वक्त सीएम के अबाउट रोटेशन देखते हैं, और टोटल वर्क निकालते वक्त उसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं जहां पे फोर्स लग रहा है। तो जनरल डेफिनेशन तो ये है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, उसको हमने तोड़ दिया। अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट मत देख, सीएम का डिस्प्लेसमेंट देख के ट्रांसलेशन का वर्क निकालना, और सीएम के अबाउट रोटेशन देख करके रोटेशन का वर्क निकाल लेना। पावर निकालना तो ऐसे निकाल लेना, रेट ऑफ चेंज ऑफ, एक तरह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, और ये ट्रांसलेशन की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने की रेट है, ऐसा हम कह सकते हैं। और ये जो अपन जानते हैं वर्क डन, ट्रांसलेशनल वर्क बाय ऑल फोर्स बराबर हाफ एम VCM फाइनल का स्क्वायर माइनस VCM इनिशियल का स्क्वायर, ट्रांसलेशन की काइनेटिक एनर्जी का चेंज। वर्क डन रोटेशनल बाय ऑल हाफ ICM ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वर्क डन ट्रांसलेशन बाय ऑल, वर्क डन रोटेशनल बाय ऑल बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल। इन दोनों को ऐड कर दो तो वर्क एनर्जी थ्योरम के भी दो टुकड़े हो गए, ट्रांसलेशनल वर्क एनर्जी थ्योरम, रोटेशनल वर्क एनर्जी थ्योरम। हर चीज को तोड़ दिए, डिस्प्लेसमेंट को भी प्योर ट्रांसलेशन प्योर रोटेशन, वेलोसिटी को प्योर ट्रांसलेशन प्योर रोटेशन, एक्सेलरेशन को भी, काइनेटिक एनर्जी को भी, वर्क को भी, पावर को भी, और वर्क एनर्जी थ्योरम को भी, सबका बंटवारा कर दिया, है ना। ऐसा हम देख रहे हैं। एक और फॉर्मूला बताते हैं अगले पेज में, ठीक है। यहां तक तो आपने नोट कर लिए। नेक्स्ट पेज पे, पिछले पेज में रह गया कुछ, देखो। हाँ, ऊपर कर दें, देख ही नहीं रहा है। अच्छा, और नीचे लिख दें, नहीं थोड़ा टॉपिक दूसरा है, सेम टॉपिक होता ना, लिख देता मैं दूसरा टॉपिक।
जल्दी से लिखते हैं, हो गया ना? ये लो, एंगुलर मोमेंटम इन CTRM। अगर कोई बॉडी का ये CM है, ये हो गया RCM, और ये कोई R है, तो एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास कोई वेलोसिटी रखता है VCM, और एक एंगुलर वेलोसिटी रखता है, तो उसका O पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम का कोई फॉर्मूला है क्या? तो फॉर्मूला है ICM इंटू ओमेगा प्लस RCM क्रॉस MVCM। इस तरह से ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हो, जनरल फॉर्मूला आ गया। O पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो CM के अबाउट रोटेशन मानो और CM का ट्रांसलेशन मानो। तो ये तो रोटेशन वाला हो गया और ये ट्रांसलेशन वाला हो गया। इसका वेक्टर एडिशन करना डायरेक्शन के साथ। जब ये आगे जाएगा तो ये वेक्टर क्लॉकवाइज घूमेगा, और ऐसे घूमने से ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर पॉइंट यहां पर लेते हैं, अगर एक पॉइंट यहां पे ले लिया O, अगर ये O पॉइंट यहां पर है, तो इसके आगे जाने से ये वेक्टर तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और ये वेक्टर क्लॉकवाइज घूमेगा, तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा। तो प्रॉपर डायरेक्शन के साथ देखना होगा। तो ICM इंटू ओमेगा तो वैसा हो गया कि जैसे इसके अबाउट फिक्स एक्सिस मान के I ओमेगा लिखते हैं, और RCM क्रॉस MVCM तो हो गया कि इसको मिला के एक पार्टिकल बना दिया। पार्टिकल का फॉर्मूला R क्रॉस P वो बन रहा है। अगर कोई प्योर रोलिंग करता है, स्पेशल केस, प्योर रोलिंग, आपकी कोई क्लास तो नहीं है? प्योर रोलिंग ऑन फिक्स्ड सरफेस। दूसरा है यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट। क्लास आपने बताया कि कोई है नहीं है? नहीं है, यूं कह रहे हो ना? कैसे बताया आपने? ये है टाइम टेबल में? कैसे बोल रहे हो? सब भरोसा नहीं हो रहा मुझे आप पर। सही बोल रहे हो? तो देखो इसमें है ना, इस पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं, जमीन के पॉइंट के अबाउट, तो अपने पास ये फॉर्मूला होता है I ओमेगा प्लस इसका ओमेगा है और इसमें V है, प्योर रोलिंग हो रही है। तो इस V वाली लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, R परपेंडिकुलर, तो ये तो हो गया RCM, और R परपेंडिकुलर तो R हो जाएगा, तो ये आ जाएगा MVR, और ये हो जाएगा MK स्क्वायर, और ओमेगा हो जाएगा V/R प्लस MVR। MVR कॉमन, K स्क्वायर बाय R स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ गया बीटा टाइम्स MVR अबाउट O, या इसको I कॉन्टेक्ट इंटू ओमेगा भी लिख सकते हो। ऐसा हो गया। बस फिर तो आपकी क्लास छोड़नी पड़ेगी मुझे। ठीक है, इतने ही रखते हैं। अब आप करो, क्या करोगे? एक DPP कर लेना नेक्स्ट। ठीक है, इतना ही रखें। ओके।